स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में आज सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में एक और अहम केस के हवाले से, जिसके बारे में चंद दिन पहले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुख्तलिफ टॉक शोज में बैठकर बात कर रहे थे कि जिस पर इल्ज़ाम होगा वो इस्तीफ़ा दे रहा है। आज़म सवाती के हवाले से भी नाम ये सामने था डॉक्टर बाबर आवान का कि जैसे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, आज़म सवाती ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन आज ये बात हुई कि उन्होंने इस्तीफ़ा तो दिया लेकिन कबूल ही नहीं किया गया। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मेरे जाने के शायद दिन गिने जा रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे आज के इस अहम केस के हवाले से। सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब। समी इब्राहिम साहब, आज़म सवाती के बारे में टॉक शोज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं क्योंकि उन पर ये मामला थे, इल्ज़ामात थे, और आज अदालत में यह बात हुई थी कि मैंने इस्तीफ़ा दिया लेकिन कबूल नहीं किया गया। तो हुकूमत भी देख रही है कि डंग टपाओ या मिट्टी पाओ वाला मामला हो जाए कि किसी तरह से मामला दफन हो और आज़म सवाती साहब बच जाए। देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि ये तहरीक इंसाफ झूठ बोल रही है कि आज़म सवाती साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि उन्होंने एक इस्तीफ़ा उन्होंने बुनियादी तौर पर यह कहा प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जब तक ये मेरे बारे में केस का फैसला नहीं होता मैं बतौर वजीर काम नहीं करूंगा। और इमरान खान साहब ने कहा ठीक है। अगर इस्तीफा दिया होता तो नोटिफिकेशन होता है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से बाकायदा, कोई इस किस्म का नोटिफिकेशन नहीं है, उनको प्रोटोकॉल वही मिल रहा है। और आज अदालत ने यही बात कही, अदालत समझ गई है कि ये अब एक दूसरा फ्रॉड कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने जो एक जालसाजी की ये उन बेचारे गरीब खानदान पर इन्होंने पर्चे दर्ज कराए, उनको जेल भेजा, और अब फिर दूसरा फ्रॉड अदालत के साथ ये कर रहे हैं आके कि जनाब हमने इस्तीफा दे दिया। तो अदालत ने बिल्कुल ये बात कही, मैं कमरा अदालत में मौजूद था, कि आप ये दिन गिन रहे हैं। और फिर आईजी पुलिस से खास तौर पर उन्होंने ये कहा कि आपने तो हम ये चाहते हैं कि पुलिस को मजबूत बनाएं, इस इदारे को मजबूत बनाएं, लेकिन आपने तो बिल्कुल आप मजबूत होना ही नहीं चाहते, जबकि आपने JIT की रिपोर्ट के मुताबिक अमल नहीं किया। ये सारा जो काम किया था ये आज़म सवाती की हैसियत की वजह से हुआ था, उसको छोड़ के आपने उनके बच्चे के खिलाफ पर्चा दर्ज करके हमें एक अश्क शोई की कोशिश की है, और बुनियादी तौर पर आप बचाना चाह रहे हैं और आपको शर्म आनी चाहिए, और इसीलिए आपको उन्होंने बनाया वजीर, आपको शायद IG बनाया। तो आप जाएं, और फिर बल्कि उन्होंने कहा कि आप चेंबर में मिलें मुझसे आगे। तो बाद में मैंने देखा IG साहब अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ चीफ जस्टिस साहब की चेंबर की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पे अंदर तो जो हमारे पास इतलात आती रहती हैं दूसरे मामला की, उसमें चीफ साहब बिल्कुल जो भी बंदा होता है उसको उसका आईना दिखाते हैं जिसमें उसका असल चेहरा हो। बल्कि अदालत में आज उन्होंने ये भी कहा कि जरा मुझे बताएं वो कौन सा SP है जो, क्योंकि IG साहब ने कहा कि मैंने एक JIT बना दी थी और SP साहब ने इसको लीड किया। उन्होंने कहा जरा उस SP को भी लाए मेरे सामने, जरा मैं उसके चेहरे की जियारत कर सकूं जिसने ये इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन की है। तो आज यानी अब जो जिस तरह एक डिसेंसी के साथ अपने मनसब का ख्याल करते हुए वो एक्सपोज कर सकता है बंदा, अदालत ने किया। इसमें एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस फैसल अरब साहब, वो सब बड़े इस मामले पर रंजीदा नजर आ रहे थे कि ये सिस्टम सारे का सारा बड़े आदमियों को बचाने की कोशिश करता है। अच्छा समी साहब, इसमें इजाजत दो चीजें इसमें, एक तो पुलिस यानी कि ब्यूरोक्रेसी का एक हिस्सा है पुलिस का। पुलिस के पहले जो IG थे उनके हवाले से खुद स्टैंड सुप्रीम कोर्ट ने सारी बात की, फिर नए IG जब आए हैं तो नए IG के लगा कि वो तमाम तर चीज़ों को बचाना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वो जो पुलिस पर बात की जाती थी इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत, कि उसको पोलिटिसाइज किया। तो हम ये कह सकते हैं जहाँ पर आप मौजूद हैं यानी कि वफाकी दारुल हुकूमत, वहाँ की पुलिस भी अब पोलिटिसाइज हो रही है या की जा रही है? देखिए, पुलिस तो पॉलिटिसाइज हुई है, अभी होने नहीं जा रही ना। अच्छा। इसको करने की कोशिश कर रहा है। सही। वो जो कल्चर है कि अपने आदमियों को बचाना, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को इस तरह से निपटाया है कि तमाम इदारों को हदायत की है, CDA को हदायत की है, FBR को हदायत किया है, टैक्स डिपार्टमेंट को हदायत किया है कि वो एक जो भी ये पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये JIT ने रिपोर्ट में कहा कि मैसिव टैक्स इन्वेजन है उनका, शायद इलेक्शन कमीशन में उन्होंने इनकंसिस्टेंसी भी है, उनके डिक्लेरेशन भी मिस डिक्लेरेशन है। तो कहा है कि ये रिपोर्ट फाइनल करके सुप्रीम कोर्ट को आएगी ये रिपोर्ट। तो आज उनके वकील ने, आज़म सवाती के वकील साहब ने बहुत कोशिश की कि बस ये जनाब आप मुतलका इदारों को भेज दें और आप आराम से सो जाएं, और ये फिर वो मुतलका फौरन जो है वो सब कुछ कर लेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुपरविजन रखी तो फिर इंसाफ का तकाजे पूरे नहीं होंगे, माताहत अदालतें या इदारे दबाव में आएंगी। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा इसीलिए रखना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ का मेंबर है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, सारे डिपार्टमेंट इनके अंदर हैं, तो ये तो जो चाहे मर्जी से बनवा लेंगे, इसलिए हम इसको अपने पास रख रहे हैं। और ये जो इदारे हैं ये सारे रिपोर्ट करेंगे, फाइनल करके हमें भेजेंगे, तो हम ये देखेंगे
कि 62(1)(f लगाया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा वजारत से इस्तीफे की बात को छोड़ें, वो तो आप चक्कर चला रहे हैं हमारे साथ, हम तो ये देख रहे हैं कि क्या ऐसे शख्स को मजलिस शुरा का मेंबर भी रहना चाहिए या नहीं, जिसने अपने हल्फ की वफादारी नहीं की, क्योंकि ये जानतदार, यहाँ पे सिर्फ अमानत का ताल्लुक नहीं है, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल सबसे अहम मामला है। तो अदालत तो इसको बिल्कुल और अंदाज में आज देख रही थी, लेकिन मुदस्सर फिर बात वही है कि जब सारे इदारे, सारे ब्यूरोक्रेसी सारी की सारी इन सियासतदानों को, इन हुकूमत को बचाने के लिए आ जाए, तो फिर अदालत के पास भी जो स्कोप है वो लिमिटेड ही रह जाता है। बिल्कुल, ये अहम पॉइंट है। अच्छा, मैं समी इब्राहिम साहब एक चीज़ जो है अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि आज अदालत मुआवन जो है फैसल सिद्दीकी साहब, उन्होंने ये बात की वहाँ पर कि JIT के मुताबिक आजम सवाती साहब के असासे आमदन से जायद हैं, 101 कनाल अराजी और असासों में इजाफे का ठोस जवाब नहीं दिया गया। JIT में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर फौजदारी कार्रवाई और नैब कानून लागू होता है। फिर साथ ही साथ फैसल सिद्दीकी साहब का यह कहना था कि मिस डिक्लेरेशन पर 62(1)(f के तहत नाअहल करने की कार्रवाई हो सकती है। ये वो तमाम तर चीज़ें। समी इब्राहिम साहब, मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूँगी, इसका मतलब आजम सवाती साहब पर जो कानूनी तौर पर मामला है वो बड़े सख्त हो सकते हैं अगर ये चीज़ें वैसी ही अब रिपोर्ट दोबारा से जाती है सुप्रीम कोर्ट में और मामला होते हैं, तो आजम सवाती पर खतरे की जो तलवार जिसे कहा जाए वो तो अभी लटक रही है शदीद तरीके से। देखिए, एक तो ये आप ज़हन में रखें कि जस्टिस आसफ सईद खान खोसा बहुत सख्त जज हैं, कानून के मुताबिक काम करते हैं और किसी की बात सुनते नहीं। और आज हमें जो नजर आ रहा था उसमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब, वो भी मुस्तकबिल के एक चीफ जस्टिस हैं और अभी बहुत उनका टेन्योर पड़ा हुआ है, वो भी बिल्कुल क्योंकि वो पनामा बेंच में भी शामिल थे, वो भी 62(1)(f के हवाले से हमें बड़े सख्त नजर आ रहे थे। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स बहुत सख्त थे। तो ये अदालत जो है ये आने वाले वक्तों में बिल्कुल इसी तरह खड़ी रहेगी और जो चीफ जस्टिस साकिब निसार की लेगेसी है उसको ये कंटिन्यू करेंगे। हर चीज के इम्प्लीमेंटेशन बेंच बन रहे हैं, डैम्स के इम्प्लीमेंटेशन बेंच बन रहे हैं, जो कर्जा माफी का केस था 54 अरब रुपए का, उसके भी इम्प्लीमेंटेशन बेंच बन रहा है। तो जो एक उम्मीद थी लोगों को कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आएगी तो शायद अदालत का अमल दखल इसलिए खत्म हो जाएगा कि वो एक हक का और इंसाफ और असूल की और मेरिटोक्रेसी पर चलेगी, तो वहां पर जो गैप नजर आए हैं, कोर्ट का हमें ये इरादा नजर आ रहा है कि वो कोई गैप नहीं छोड़ेगी और जहां जहां ये हुकूमत हमें फेल होती नजर आ रही है, मेरिट को लाते हुए हम नहीं देख रहे हैं उनको, और वही अकरबा परवरी, नेपोटिज्म सारी की सारी, और इमरान खान साहब अपने दोस्तों के बारे में कुछ सुनना भी पसंद नहीं करते, और वो जो करप्ट लोग हैं, जिन लोगों ने जो असूल को तोड़ते हैं उनको अपने साथ अभी तक लेके चल रहे हैं, बल्कि उनको डिफेंड करते हैं, तो ये अदालत अपनी जिम्मेदारी पूरा करेगी। और मैं मुस्तकबिल में ये देखता हूं कि आगे जाके अगर इस गवर्नमेंट ने अपनी रविश तब्दील न की तो अदालत की तरफ से बहुत सख्त रवैया आएगा और ये जो सारे जो मनमानियां हो रही हैं ये मनमानियां अदालत नहीं करने देगी। सही। अच्छा समी इब्राहिम साहब, आप मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक और जो मामला अहम है वो है साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के हवाले से सज़ा मुअत्तली की ज़मानत की दरख्वास्त की अपील जो है उसके साथ वो सुनी जाएगी। आज वो भी दरख्वास्त जो है वहाँ दे दी गई। आपको लग रहा है कि अब मियां नवाज शरीफ साहब का और फिर आसिफ अली जरदारी साहब का जो गुज़श्ता 2 दिनों से मामला चल रहे हैं, इसमें क्या कोई अपोजिशन के इकट्ठे होने का इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में ऐसा लग रहा है कि हुकूमत पहले कुछ ऐसे फैसले कर रही है जिससे एक अवामी रद्द अमल है, तो अपोजिशन क्या कहीं इकट्ठी होती हुई नजर आएगी आने वाले वक्त में? देखिए, इस हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग को लोग रिजेक्ट कर चुके हैं, उनके बारे में एस्टेब्लिश हो चुका करप्ट लीडरशिप थी। असल मसला इस हुकूमत को अपने कामों से है। अब आप देखें, पिछले महीने का जरा मुझे बताएं आपका गैस का बिल कितना था और इस महीने कितना आया। आप मुझे बताएं बिजली के बिल कैसे आ रहे हैं। आप एक मार्कर लेने जाते हैं जो 5 रुपए का 2 हफ्ते पहले अब 10 रुपए का। इस हुकूमत ने आवाम को तो भुला ही दिया बिल्कुल। ये तो बिल्कुल बस अपने अपने हाल में मस्त है, इनको सिर्फ बयानबाजी चाहिए और ये रोजाना आके इनके वजीर एक सर्कस लगाते हैं टेलीविजन पर और नून लीग और पीपल्स पार्टी को गालियां निकालते हैं और ये कहते हैं माजी में हमें ये सब कुछ मिला। अगर इस हुकूमत ने सस्टेन करना है तो इनको लोगों के मसाइल हल करना पड़ेंगे। अगर ये महंगाई को खत्म नहीं कर पाते जो कि इस वक्त आसमान पर चली गई है और गरीब आदमी का सांस लेना मुश्किल हो गया, तो फिर अगर ये उसको तब्दील नहीं करते तो ये हुकूमत नहीं सस्टेन करेगी। किसी अपोजिशन के कंबाइन होने की जरूरत नहीं है। खान साहब पार्लियामेंट आते नहीं है, पता नहीं क्या कौन सा वो काम करते रहते हैं, किस तरह का काम करते रहते हैं, ना MNA से मिलते हैं। 2 ब्यूरोक्रेट्स के ग्रुप हैं, बेईमान ब्यूरोक्रेट्स के, जिनके नरगे में वो आ चुके हैं और आवाम से इस वक्त उनका राब्ता खत्म हो चुका है। किसी वर्कर से वो बात नहीं करते। इसलिए चाहिए उन्हें ये
कि वो ये जो आके मीडिया के मखसूस लोगों से मिलते हैं या चंद लोगों से, दूसरे ब्यूरोक्रेट से मिलते हैं, अपनी पार्टी से मिलें, अवाम से मिलें, MNA से मिलें, MPA से मिलें, खुली कचहरियां लगाएं ताकि लोगों के रिएक्शन का और उनके मसाइल का उन्हें इल्म हो, तो तब ये हुकूमत चल सकती है मुदस्सर। अदरवाइज मैं इस हुकूमत का कोई फ्यूचर नहीं देखता, इसलिए कि अवाम इस वक्त बहुत ज्यादा नाला है, जिंदगी उनके लिए तल्ख से तल्ख होती जा रही। सही, बिल्कुल यह हम बात है, जो पार्लियामान का जो वादा किया गया था वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, वो वहाँ नहीं जा रहे हैं और मखसूस मखसूस वज़रा हैं, मखसूस लोग हैं मीडिया के, उनके साथ उनकी मुलाकातें हो रही है। तो मुसलसल जब से हुकूमत आई ये चीज़ नज़र आ रही है वज़ीर आज़म साहब की भी। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे और मामला अब उससे आगे बढ़ रहा है अपोजिशन के हवाले से भी, और नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली और ज़मानत के दरख्वास्त की अपील के साथ सुनी जाएगी, ये कहना है अदालत की जानिब से। नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस के हवाले से कि फैसले के खिलाफ रिट पटिशन पर हुक्म भी आज सामने आ गया है। साथ ही साथ एक और खबर जो है वो हमजा शहबाज और रमजान शुगर मिल का मामला है, इस पर भी घेरा तंग हो रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं, साबिक डायरेक्टर नैब पंजाब, हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एक तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात के, उनके केस के हवाले से, ज़मानत के हवाले से, सज़ा मुअत्तली का मामला है, वो अदालत जा रहे हैं। आपको लगता है कि अब की बार, आपने यकीनन तौर पर वो फैसला भी पड़ा होगा जो नैब कोर्ट के आया है, कि क्या अब की बार भी कुछ मियां नवाज शरीफ साहब के लिए रिलीफ, सज़ा मुअत्तली और ज़मानत की सूरत में आ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए मसला ये है कि जो पहला अपना एवनफील्ड के खिलाफ जो उन्होंने अपील किया था अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो आपने देखा कि जो ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस साहब का जो फैसला आया था अतफर बनल साहब का, उस पर काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी उस फैसले पे कि इवन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने भी ये कहा था कि भाई ये तो मामला, ये तो 2-2.5 पेज का ऐसे फैसले आने चाहिए कि, और यहाँ पे तो 45 पेजेस का फैसला आ गया, जिस तरह की पूरा उन्होंने केसेस सुन लिया। तो वो अपील फिर नैब गया था उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। मैं हैरान हूँ, उस चीज को भी पौने 2 महीने हो गए, अभी तक नैब की अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं फिक्स हुई है। लेकिन जहां तक आज के आप जो बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये बात समझ ली है कि इतनी जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए, और ये मामला, उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये इतनी जल्दी बेल भी नहीं दी जा सकती है, और नॉर्मल इसके केस के वो मेरिट्स के ऊपर जो नॉर्मल हेयरिंग करेंगे तो बस ठीक है, वो फैसला करेंगे, जारी बात है एक्सेप्टेबल होगा इन द सेंस कि फिर उसको अपील तो की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। तो दूसरी एक चीज बात समझने वाली ये है कि ये जो मामला नवाज शरीफ साहब के, ये उनको जो टूल दिया जा रहा है, इसमें मुझे कुछ और चीज नजर आती है। मैं समझता हूँ उनको एक बड़ी एक्सटेंडेड विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नवाज शरीफ साहब को दी जा रही है कि वो अपने मामला जो है, जो अब देखना वाडा साहब ने क्या कहा था कि $2 अरब की उन्होंने बात की थी, अब हम ये सुन रहे हैं लाहौर में और PMLN के लोग भी हमें बता रहे हैं कि वाकई इस खबर में बिल्कुल सदाकत है, और नवाज शरीफ साहब, उनकी फैमिली में बड़ा सख्त इस वक्त बातचीत चल रही है कि कितना अमाउंट रियासत को दिया जाए थ्रू प्रॉपर प्ली बार्गेन, जिसके अपने भी और ताकि इस मामला को सेटल किया जाए नवाज शरीफ फैमिली का। लेकिन 2-3 चीजों पर मामला जो है अभी उसमें प्रॉब्लम उनको आ रहा है। एक तो ये कि वो अभी भी चाहते हैं कि जनाब किसी बैकडोर तरीके से ये पैसा दिया जाए पाकिस्तान को, डायरेक्टली उन पर बात ना आए। तो लेकिन ये तो रियासत में एक्सेप्ट नहीं करना, ना अब ये ना नैब में एक्सेप्ट नहीं करना, ये तो मामला प्ली बार्गेन का अपफ्रंट होगा, इन राइटिंग होगा सब कुछ। और दूसरा मसला जो है वो मरीम नवाज का वक्त है कि वो तो सुना ये भी है कि नवाज शरीफ साहब यहाँ तक तैयार हो गए कि ठीक है इतने $1 अरब हम देते हैं और चले हम पैसा भी आपको अनफंड दे देते हैं प्ली बार्गेन की शक्ल में, लेकिन मरीम नवाज को जो है उनको बिल्कुल छोड़ दिया जाए ताकि वो आज अपना जो है उनकी दोबारा अडयाला उनको ना जाना पड़े और वो सियासत के लिए वो अपना कायम रहे। तो जिसपे भी बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है सुना है कि वो ये तमाम मामला जो चल रहे हैं बिहाइंड द सीन, तो ये अभी एक डेडलॉक है। आप देखते हैं कि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 17 जनवरी से पहले जब ये चीफ जस्टिस साहब रिटायर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के साकिब निसार साहब, कि शायद इससे पहले वो कोई फैसला करवा के जाएंगे, इस मामले को सेटल करके जाएंगे, लेकिन वो हमें ब्रिगेडियर साहब हम हमारे साथ ही रहेगा, कुछ और मामला आते हैं इसके हवाले से। और फिर जो उस दिन परसों हमारे साथ आप बात कर रहे थे और उस चौधरी बरादरान के नैब के हवाले से, आज उसमें भी बड़ा एक ट्विस्ट आया है, उस पर मैं चाहूँगा आप से कमेंट ज़रूर लूँ, बल्कि आपकी माहिराना राय लूँ। इस वक्त नुसरत वाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। नुसरत वाहिद साहब, आप बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
आज बड़ी एक चीज़ इंटरेस्टिंग नज़र आई कि चंद दिन पहले हमारे प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ पीटीआई के जो रहनुमा वो ये बात कर रहे थे कि जी जिस तरह से इल्ज़ाम हुआ तो आज़म सवाती साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, बाबर अवान साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। मालूम हुआ कि आज़म सवाती साहब ने इस्तीफ़ा दिया लेकिन वो कबूल ही नहीं किया गया, यानी कि वो उनकी वज़रा की लिस्ट में अभी तक नाम आ रहा है, जिसके बाद बरहमी का इजहार भी नज़र आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये क्या मामला है कि आपकी पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी है या खुद हुकूमत वो आज़म सवाती साहब को जिनके खिलाफ बड़े सीरियस किस्म के एलिगेशंस आ रहे हैं उनको बचाने पर क्यों लगी है? आप तो मेरिट की बात कर रहे थे, तो ये मेरिट से हटकर पीटीआई क्यों कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त वो ये है कि खान साहब ने कहा है एहतसाब सबका होगा, चाहे वो हमारी पार्टी के हैं चाहे किसी और के। अब अगर आज़म सवाती साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो ये मुतल्लका इदारों का काम था कि वो उसको करते, क्योंकि खान साहब तो इसको एक्सेप्ट कर चुके थे। अब जिन लोगों ने लिस्ट में से नाम हटाना है, अगर वो नहीं हटा रहे, वो फेवर कर रहे हैं या वो चाह रहे हैं कि उन्हें कोई फेवर मिले इस उसमें कि अगर वो उनका नाम नहीं हटाएंगे तो शायद गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिल जाएगी। जवाब दे हैं क्योंकि वही उनके हेड हैं, तो अगर वो उन्होंने हटाना या उन्होंने इस्तीफा दिया है तो इस्तीफे को कबूल करना, उसके बाद ऑटोमेटिकली चीजें खत्म हो जानी चाहिए। और अभी तक वो वजीर हैं, वो उन्होंने आज अदालत में कहा कि उनका कबूल नहीं किया गया। अच्छा, इस बारे में खैर मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि वो इस्तीफ़ा दे चुके थे और हमें यही पता है कि खान साहब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो अब जो भी चीज़ है वो मेरे ख्याल में, चूँकि खान साहब की मसरूफियत इतनी ज़्यादा है कि वो या तो वो जा रहे हैं दौरों पे या लोग उनके पास आ रहे हैं दूसरे ममालिक के सरबराहान, तो वो उस पर ज़्यादा बिजी थी। मोस्ट प्रॉब्ली उनके उससे दिमाग से ये चीज़ निकल गई होगी, लेकिन आज जैसे चीफ जस्टिस ने अगर इसको पॉइंट आउट किया है तो अब खान साहब उसके ऊपर साइन भी कर देंगे और उनको रिज़ाइन कर चुके हैं, वो उसको कबूल करना पड़ेगा और उनको कोई फेवर मिलेगी नहीं इस टाइप की कि वो मिनिस्टर हैं तो मिनिस्टर के फेवर्स उन्हें मिले, तो इस तरह का कुछ नहीं होने वाला। सही। अच्छा, जो ठीक है आप कह रही हैं कि खान साहब को भी इस बारे में इल्म नहीं होगा, लेकिन चलें हम मान लेते हैं कि यही बात होगी। लेकिन एक जो चीज़ आज वहाँ पर बात की गई वो ये मामला बार बार बात हो रही थी कि चीफ जस्टिस का इंतजार कर रही है हुकूमत किसी न किसी तरह से पुलिस के रवैये के हवाले से बहुत ज़्यादा होती है। आपने वादा किया कि पुलिस डीपोलिटिसाइज होगी, लेकिन पुलिस का रवैया पोलिटिसाइज से भी शायद बहुत ज़्यादा आगे नज़र आ रहा है कि वो किसी न किसी तरह से बचाना चाह रहे हैं आज़म सवाती साहब। वो ताकतवर हैं, हुकूमत में हैं, वो वज़ीर रहे हैं, खान साहब के करीब हैं, तो ये तो रवैया फिर आपकी जमात के वादों के हिसाब से नहीं ठीक है। देखिए, अगर हम लोग, आपने KPK में देखा है किस तरह खान साहब ने सारी पुलिस को पिछले 5 सालों में बिकम नॉन पॉलिटिकल, तो अभी भी हमारी कोशिश यही होगी कि इसी तरह चला जाए, क्योंकि अगर पुलिस सियासी जमातों के साथ मिल जाती है और वो उस तरह काम नहीं कर पा रही जो कि करना चाहिए, तो ये एक गलत चीज़ है जिसका मैं, अगर KPK में हो रहा है या पंजाब में हो रहा है या कहीं पे भी हो रहा है, तो मैं इसको कंडेम करूँगी और बिल्कुल इस बात के ऊपर जी इस्लामाबाद का मामला है तो फेडरल हुकूमत का मामला है, तो यहाँ तक कोई ऐसी चीज़ होगी नहीं। मैं बार बार यही बात कर रही हूँ कि मोस्ट प्रॉब्ली ये खान साहब के उससे स्लिप हो गया है चीज़ और उन्होंने साइन नहीं किए, या पुलिस जो है वो किसी किस्म की फेवर के चक्कर में है या कुछ भी है, लेकिन ये खान साहब की तरफ से कोई गलती नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी। सही, ठीक है। नुसरत वाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से मजीद भी बात कर। अहम खबर से नुसरत वाहिद साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब भी होंगे, उनसे भी कुछ टेक्निकल अहम मामलात हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। आज जो नैब ने अहकामात भी जारी किया, हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप भी हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुसरत वाहिद साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद है और हम बात करें इस वक्त हुकूमती मामलात के हवाले से। नुसरत वाहिद साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का सबसे जो बड़ा नारा था वो तब्दीली था। करीब 4 माह गुजर गए इस हुकूमत को और सबसे अहम मामला जो इस वक्त दरपेश है वो आवाम के लिए वही है जो आज से 5 साल पहले का था, यानी कि महंगाई है, शायद वो बहुत ज़्यादा हो रही है, बिजली की लोड शेडिंग है, गैस की लोड शेडिंग है, वही मौसम के एतबार से वही है।
तो 4 साल में 5 साल गुजरने के बाद जो सूरत हाल पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत के इब्तदाई दौर में थी वो आपके दौरे हुकूमत के इब्तदा में भी वही है। तो क्या तैयारी थी आपके कि इस वक्त महंगाई है वो सबसे ज़्यादा आगे आप लेकर चल रहे हैं, तो तब्दीली इसी का नाम है क्या? ऐसी बात नहीं है। देखें, जो जब जिस वक्त हमें हुकूमत मिली है, ऑल्दो ये बात सारी हुकूमतें कहती हैं कि जब भी उनको हुकूमत मिली है हुकूमत के हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन इस दफ़ा एक्चुअली हुआ यही है कि चूँकि पिछली हुकूमत और इसहाक डार साहब नोट छाप छाप के डॉलर को एक ख़ास जगह पे रखा हुआ था, उन्होंने इतने अरसे से, और चीज़ों को ज़ाहिर है एक ख़ास मकाम पे रखा हुआ था, लेकिन इससे मुल्क की इकॉनमी में बेइंतहा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। जब ये वाली हुकूमत आई तो इन्होंने उस चीज़ को ख़त्म किया कि आर्टिफिशियली नोट नहीं छापने, जो जिस किस्म के हालात हैं उसी के हिसाब से होगा। फिर जब इस तरह हुआ तो फिर डॉलर जो है वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया। जब डॉलर ऊपर चला गया, रुपए की कीमत गिर गई, तो चीज़ों की कीमत ज़्यादा होनी थी। देखें, खान साहब ने बिल्कुल शुरू में कहा था कि मुझे 2 साल दें, 2 साल के अंदर अंदर ये कीमतें भी नीचे आएंगी, तमाम हालात भी बेहतर होंगे। जो 100 दिन का टारगेट था वो ये था कि 100 दिन में हम अपने आप को स्ट्रीम लाइन करेंगे कि कहाँ पे क्या किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ पे किस चीज़ की कम ज़रूरत है। तो वो हमारा, अगर उन्होंने 175 चीज़ें की थी तो उसमें से 75 चीज़ें तो कर ली हैं, यानी एक स्ट्रीम लाइन में हम चल पड़े हैं, मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर तो खैर नहीं, लेकिन इतना है कि अभी तक हम IMF के पास नहीं। एक छोटे सरमायादार के अंदर तो बहुत खौफ है, स्टॉक एक्सचेंज तेजी के साथ गिरती है, जैसे हफ्ता शुरू होता है लोगों में खौफ आ जाता है। छोटा सरमायादार है, रियल एस्टेट से बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो परेशान है। एक आम दुकानदार जो है उसके पास जब जाया जाता है कि एक आम ग्राहक का, तो वहाँ हर चीज़ महंगी हुई, ये मेरे हाथ में जो पेंसिल है यही महंगी होती हुई नज़र आती है। तो फिर क्या कहा जाए कि ये स्ट्रीमलाइन क्या चीज़ हुई है? ये होना था, लेकिन ये चीज़ स्ट्रीमलाइन आपकी इकोनॉमी इस हिसाब से हो रही है कि हमें पैसा इतना मिल रहा है अपने फ्रेंडली ममालिक से कि हमें IMF के पास मोस्ट प्रॉब्ली नहीं जाना पड़ेगा, और अगर गए भी तो कुछ कम रकम के लिए और लेस शराइत के साथ, क्योंकि इनकी शराइत बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, उसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो अब इस तरह की इंशाल्लाह कोई बात नहीं होगी। मुख्तलिफ ममालिक से हमें इमदाद मिल रही है, फ्रेंडली ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक हैं। आप ये देखें कि खान साहब अभी तक किसी यूरोपियन मुल्क के पास या IMF के पास या अमेरिका के पास नहीं गए, सिर्फ इसलिए कि वो अपने दोस्तों से मदद लेना चाह रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के ऊपर उस तरह प्रेशर ना पड़े, उनकी शर्तें ज़्यादा ना हो। फ़िलहाल महंगाई है, डेफिनेटली महंगाई है, और हो सकता है कि अगले 6 महीने में थोड़ी बहुत और बढ़े, फिर कम भी हो। जिस तरह अगले 6 महीने में आप कह रही हैं और बढ़ सकती है, डराएं ना, अभी जनवरी का आगाज हुआ है, जून के बजट तक डराने की बात नहीं है, ये एक अजम्पशन है कि शायद इस तरह हो जाए कि कुछ कीमतें बढ़ जाएं, लेकिन अगले 2 साल में कीमतें ना सिर्फ वापस आएंगी, डॉलर स्टेबल होगा, पाकिस्तानी रुपया स्टेबल होगा और चीज़ें ठीक होंगी। सरमायाकार ज़ाहिर है डरे हुए हैं बेचारे, उनका कसूर नहीं है, लेकिन मुल्क वही बात आ जाती है फिर कि जिन हालात में मिला है उसमें इसको डॉलर तो 127-28 से अब 50 की जानिब अपना सफर जारी किए हुए हैं, अब वापस आ जाए ये तो एक बहुत बड़ा मोर्चा हो जाएगा जो आप बात करिए। अच्छा, लेकिन एक चीज जो है नहीं नीचे आएगा एक आम आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए ये तब्दीली जो है वो उसका इंतज़ार बहुत ज़्यादा था। उसने 2018 के इलेक्शन में उस इंतज़ार को वोट के ज़रिए मुकम्मल किया। अब उसको आप कह रही हैं कि मज़ीद 6 माह भी है, तो हम 2 साल तक इमरान खान साहब की हुकूमत, आपकी हुकूमत का सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं कि 2 साल तक कुछ बेहतरी हो सकती है, उससे पहले हमें उम्मीद नहीं है कोई? ऐसा ही है। देखिए, खान साहब ने बिल्कुल शुरू में बात की थी कि जब हम हुकूमत से बाहर थे, ये बात नहीं कि तैयारी नहीं थी, तैयारी थी, लेकिन हुकूमत से बाहर रहने में और हुकूमत फेडरल की हुकूमत में आके काम करने में बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। हमें पता था करप्शन हो रही है, लेकिन इस तरह नहीं कि किसी भी इदारे में जाए वो बेइंतहा टूट फूट का शिकार है। देखिए, ये 2-3 तो बड़े बड़े हैं कि आप स्टील में ले लें, रेलवे ले लें, ले लें, एक्सक्यूज़ में, लेकिन जो छोटे इदारे हैं हर चीज़ में गड़बड़। कोई ऐसा महकमा नहीं है, आप हॉस्पिटल्स देख लें, स्कूल देख लें, गोस्ट स्कूल इतने ज़्यादा हैं, टीचर्स गोस्ट हैं, मतलब कहीं पे ईमानदारी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। फिर आपको पता है कि जिस तरह ओमनी ग्रुप परवान चढ़ी, और तो ये सब चीज़ का इफेक्ट मुल्क के ऊपर ही होगा ना, मुल्क की इकॉनमी के ऊपर
होगा। अब जब चीज़ें ठीक होंगी तो उसमें टाइम लगेगा। टाइम के बगैर तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। मैजिक छड़ी तो हमारे पास है नहीं कि आप खान साहब एक छड़ी घुमाएंगे और छत से सारा पैसा बरस जाएगा। अभी तक तो इंतजार में ही है क्या वो तब्दीली और क्या बेहतरी हो सकती है। बहुत शुक्रिया। नुसरत वाहिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, तजज़ियेकार हैं और अफगान मामलात के हवाले से और जियो पोलिटिकल सिचुएशन के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब आपके वक्त का। सर, इस वक्त अफगानिस्तान का मामला है जो सबसे अहम इस वक्त है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, वो चाहे चाइना की हुकूमत है, चाहे वो टर्की है, रशिया है, इवन अमेरिका है, अमेरिका और तालिबान के मज़ाकरात दोहा में बराह रास्त मज़ाकरात जो है वो होने जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि वाकई 2019 में कुछ ऐसा बेहतरी के इम्कान है साल के आगाज़ होते ही कि कुछ तालिबान मज़ाकरात और अफ़गानिस्तान के अंदर अमन अमल जो है वो अब आगे बढ़ पाए और कुछ बेहतरी की उम्मीदें नज़र आएँ? अगर कुछ काबुल हुकूमत के रवैये में फ्लेक्सिबिलिटी आती है या तब्दीली आती है जिस इस वक्त आसार नहीं है, या अमेरिका का जो रोड मैप है उसमें हमें कोई तब्दीली नज़र आएगी, तो फिर हम ये कह सकेंगे कि शायद 2019 में हो सकता है कि हम किसी ब्रेक थ्रू के करीब पहुँच जाएँ। लेकिन असल हकीकत ये है कि अफ़गान हुकूमत इस स्टेटस को की पैदावार है और वो नहीं चाहते कि स्टेटस को में ऐसी तब्दीली आए कि उनकी कीमत पर हो। वो नहीं चाहते कि कोई ऐसा निज़ाम आ जाए जिसमें उनके जो प्रिविलेजेस हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनकी जो उनका जो क्लाउड है, उनके जो पॉलिटिकल फॉलोइंग है, उसमें कोई उस पर कोई फ़र्क आ जाए। लिहाजा वो ये कहते हैं कि आप तालिबान को मेन स्ट्रीम कर लें, लेकिन मेन स्ट्रीम वो इसको कहते हैं कि मौजूदा निज़ाम में उनको समोया जाए, वो आकर इसमें शामिल हो जाएं। अगर ऐसा होना होता तो 15 साल पहले हो जाता। ये अहमकाना बातें हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। दूसरी तब्दीली जो है वो अमेरिका के रवैये की है कि अमेरिका ने आज तक कोई दो टोक अल्फाज में ये ऐलान नहीं किया कि अगर तालिबान और अफ़गान हुकूमत किसी कंसेंसस पर पहुंच जाएं, कोई एग्रीमेंट हो जाए जिसको कुछ 4-5 और मुल्क उनकी गारंटी दें, ज़मानत दें, तो अमेरिका इस बात के लिए तैयार होगा कि वो मरहलावार सब की सब फौज अफ़गानिस्तान से वापस निकाले। अमेरिका ने आज तक ये नहीं कहा। और तीसरी रुकावट ख़ुद तालिबान है कि उन्होंने अपनी तहरीक को एक पॉलिटिकल तंजीम में कन्वर्ट नहीं किया कि अगराज़ व मकासद क्या हैं और कैसे वो हुकूमत चलाएंगे, हुकूमत के जो गवर्नेंस सिस्टम है उनमें क्या क्या तब्दीली लाएंगे। लिहाजा इस वक्त एक स्टेलमेट है। अगरचे अमेरिका कोशिश ये कर रहा है और लगता ये है कि अमेरिका की पॉलिसी में कुछ तब्दीली थोड़ी बहुत आ रही है, इसलिए उन्होंने ज़ल्मे खलीलज़ाद को ये खुसूसी ज़िम्मेवारी सौंपी है और उस इलाक़े के वो दौरे करते रहते हैं और एक दूसरा निगोसिएशन का दौर भी अभी होने वाला है। मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि अगर पाकिस्तान, चीन और टर्की, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अमेरिका की अगर फ़ौज का इनखला अगर करता है तो क्या इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि ईरान, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, जो अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक जितने भी हैं, वो फौरी तौर पर अमेरिका की फ़ौज के इनखला की हिमायत करेंगे? क्या अफ़गानिस्तान के अंदर जंगजुओं की, बाकी लोगों की और ख़ास तौर पर दाइश की जो सूरत हाल नज़र आती है, क्या उसको संभाला जा सकेगा हमसाया ममालिक की जानिब से? देखिए, इससे पहले एक एग्रीमेंट होगा। वो एग्रीमेंट होगा अमेरिका, तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान, और उस एग्रीमेंट की ज़मानत देंगे पाकिस्तान, चाइना, टर्की और सऊदी अरेबिया। और जब अमेरिका अपनी फ़ौज निकाल रहा होगा तो हो सकता है कि इस पर इत्तेफाक हो जाए कि OIC ममालिक की फ़ौजें या अक़वाम मुत्तहिदा की पीस कीपर्स कुछ 3 महीने या 6 महीने के लिए तैनात हों ताकि अफ़गानिस्तान में कोई एनआरकी न फैले। लेकिन तालिबान से ये ज़मानत ली जाएगी कि वो इस दौरान किसी हुकूमती तनसीबात पे वो हमले अपना जो है वो कार्रवाइयाँ बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, और इस बात की ज़मानत भी ये 4-5 करीबी ममालिक रीजनल कंट्रीज़ देंगे। तब जाके अमेरिका के लिए माहौल पैदा हो सकेगा कि वो अपनी फ़ौज को भी निकालें। और अगर अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तरमीम होती है तो फिर एक लोए जरगा यानी ग्रैंड असम्बली वजूद में आएगी, और वो ग्रैंड असम्बली एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएगी जिसमें तालिबान के नुमाइंदे शामिल होंगे और अफगान हुकूमत के नुमाइंदे भी उसमें शामिल होंगे। वो सिविल बुनियाद भी होगी, मल्टी एथनिक भी होगी और ब्रॉड बेस होगी। वही जो है वो अमन कायम कर सकेगी। वही हुकूमत फिर दाइश का मुकाबला भी कर सकती है,
बसूरत दीगर चीन को भी ख़तरा है, रूस की सेंट्रल एशिया को भी ख़तरात हैं, ईरान को भी ख़तरा है और पाकिस्तान को तो ख़तरा है ही। सही, तो ये बड़ा अहम मामला है कि अगर ये एग्रीमेंट के बगैर ऐसी कुछ चीज़ें होती तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क जो टेलीविज़न उसको इंटरव्यू के दौरान कहा कि पाकिस्तान अब किराए की बंदूक नहीं बनेगा। ये पहले भी बात की जाती रही है। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? इस वक्त डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इमरान खान साहब ने कल बात की कि हम भारी कीमत अदा कर चुके हैं, किराए की बंदूक अब नहीं बनेंगे, और ख़ासतौर पर उन्होंने एटमी कुव्वतों के हवाले से कहा कि एटमी ममालिक को तनाज़ात मज़ाकरात से हल करने चाहिए। ये बात पहले ही अपनी तकरीर में भी ये बात इमरान खान साहब कर चुके हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान में इस वक्त अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या पोजीशन इस वक्त पाकिस्तान की बेहतर है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान या अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई सालिसी की बात कर सके, और पाकिस्तान अपना सालिसी का रोल क्या अदा कर सकता है? देखिए, जहाँ तक तो माजी की बात है वो तो हमें एहसास है कि 2001 के बाद जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया उसकी वो बात कर रहे हैं कि उस किस्म का रोल जो है पाकिस्तान दोबारा जो सितंबर 2001 के बाद हुआ था वो नहीं अदा करेगा। जहाँ तक आइंदा का ताल्लुक है, सालसी एक बहुत बड़ा लफ्ज है जो हम इस वक्त इस्तेमाल करने से परहेज ही करें तो बेहतर है। इस वक्त पाकिस्तान एक फैसिलिटेट कर रहा है, एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि जिसमें रीजनल जो स्टेट्स हैं, जिसमें रूस है, चीन है, ईरान भी इसमें आप शामिल कर लें, उनकी ऐसी इंश्योरेंस हो जिसकी वजह से तालिबान और अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान बामाने गुफ्तगू हो सके, जिससे कुछ पॉजिटिव नताइज निकले और फिर जो है एग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग इस बात पे हो कि किस तरह अफगानिस्तान में जो है वो तब्दीली लाई जाएगी जिससे तालिबान निज़ाम का हिस्सा बने और अमेरिका की फोर्सेस जो है वो वहाँ से विड्रॉ करें। ये एक तवील अमल है, लेकिन यही कोशिश इस वक्त हो रही है कि अफगानिस्तान के अंदर बिल आखिर एक ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जो ऑल इंक्लूसिव हुकूमत हो, जिसमें मुख्तलिफ अनासर हो, वो एक दूसरे से ताउन करके ऐसा निज़ाम लाएं जिसमें कि तमाम तबकों की रिप्रेजेंटेशन के अलावा जो खतरात हैं, दाइश का खतरा है, वहाँ पे एक गुर्बत और अफलास का चैलेंज है, उनको किस तरह मीट किया जाएगा। सही। अच्छा, मैं मोहम्मद साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि वो क्या तैयार हैं या नहीं है कि वो किस तरह से उन खतरात से निपटेंगे, चाहे वो दाइश है जो दीगर है। दूसरा, इन्हीं रीजन ममालिक के हवाले से मोहम्मद साहब कि अमेरिका से ये ममालिक कदरे दूर हैं, रशिया हो, चाइना हो, ईरान हो, और पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार रहते हैं। ये चार बड़े ममालिक हैं जो अफ़गानिस्तान के हमसायों में हैं। तो क्या इन ममालिक को शामिल किए बगैर और किस तरह से शामिल किया जा सकता है कि अफ़गानिस्तान के अमल के अंदर अमेरिका इन ममालिक के साथ हो, फिर मामलात आगे बढ़ें? ये जो इन ममालिक का अमेरिका से फ़ैसला है ये तो बहरहाल बरकरार है। देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने नुक्ता उठाया। बड़ी बात यह है जो समझने की है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ऐसे हालात में वो निकले कि चीन के लिए मैदान साजगार हो और वन बेल्ट वन रोड और सी पैक जैसे मंसूबे वो इस सारे रीजन पे अपना इम्पैक्ट डालें, और पॉलिटिकली, इकनॉमिकली और मिलिटरीली चाइना एक बहुत बड़ी ताकत उभर के सामने आए अमेरिका की कीमत पर। यही अमेरिका का अलमिया है, अमेरिका का कज़िया है, यही अमेरिका का डायलेमा है, और इसको हमने समझना है और समझकर फिर उसके बाद हमने कोई ऐसा फार्मूला, ऐसा कोई फ्रेमवर्क पेश करना है कि अमेरिका के ये खदशात भी न रहें कि उनके एग्ज़िट की सूरत में ये चीन की मिलिट्री और इकनॉमिक बालादस्ती इस रीजन में कायम हो जाएगी। लेकिन बात असल में ये है कि अमेरिका लाइक करे या लाइक न करे, लेकिन चीन इस रीजन का एक इंतहाई अहम मुल्क है। आप अफगानिस्तान को देखें, वहाँ पे वो कॉपर माइनिंग में इन्वेस्ट कर रहा है जो 2.5 बिलियन से 2.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट है। फिर नॉर्दर्न अफगानिस्तान में वो गैस और पेट्रोलियम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर जो है उनका जो उनके बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, तो चीन के तो बड़े स्टैक्स हैं, चीन को आप अलहदा नहीं कर सकते। और अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि ऐसे हालात हों कि चीन को और ईरान को अलहदा किया जाए, ये नामुमकिन है। ईरान का बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, तारीखी रवाबित हैं उनके साथ,
और अफगानिस्तान का मगरबी हिस्सा काफ़ी अरसे तक ईरान के एम्पायर के अंदर रहा है। तो ये बात कि अमेरिका, चीन और ईरान को अलहदा कर दिया जाए, ये नामुमकिन है। ग्राउंड रियलिटीज़ इसके खिलाफ हैं। सही। अच्छा हसन अस्करी साहब, तो इस सारे अमल के अंदर जो है वो पाकिस्तान का एक जो किरदार है वो वन बेल्ट वन रोड का मामला है और सी पैक का मामला है, जिससे पाकिस्तान की मईशत जुड़ी हुई है। पाकिस्तान को बहुत एहतियात की इस वक्त ज़रूरत, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो मगरबी और मशरकी दोनों सरहदों पर ख़तरात हैं। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसी के मामला है, आपको लग रहा है कि ये बेहतर समत है और पाकिस्तान की पोजीशन अफगानिस्तान के मामले पर बेहतर है? डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो डेफिनेटली रीजनेबल पॉलिसी पाकिस्तान चल रहा है, जिसमें वो कोशिश ये कर रहा है कि गुफ्तो शनीद से कोई आगे की तरफ ऐसा रास्ता निकले कि वहाँ अफगानिस्तान में हालात बेहतर हों। और अमेरिका की जो इस वक्त दिलचस्पी है उसका कई पहलू हैं, क्योंकि उसकी इन्वॉल्वमेंट है। दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहता कि कोई ऐसा अरेंजमेंट हो इस इलाके के अंदर जिसमें कि चाहे चीन शामिल हो, रूस शामिल हो और अमेरिका कहीं उस अरेंजमेंट के बाहर ना रह जाए। उससे अमेरिका के लिए मसाइल ज़्यादा बनते हैं। तो लिहाजा उसकी कोशिश इसीलिए ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा नरम रवैया इख्तियार किया है कि वो इस इलाके से कम्प्लीटली प्रोसेस में से एक्सक्लूड ना हो। और पाकिस्तान की कोशिश अब हमें यही नज़र आती है कि ऐसा कोई अरेंजमेंट हो जिसमें सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि चाइना, रशिया, ईरान, इनकी गारंटीज, इनकी सपोर्ट का भी होना पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त बेहतर अप्रोच है, रीजनेबल अप्रोच है इस मामले को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर असर अस्करी रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, आप दोनों अहबाब का बहुत की खारजा पॉलिसी की अप्रोच अफगानिस्तान के मामले में इस लिहाज से बहुत बेहतर है कि पाकिस्तान अपने साथ साथ चीन और रशिया का भी चाह रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो रोल है और जिस तरह से अमन व अमान की सूरत हाल वहाँ पर बेहतर होगी अमन अमल के हवाले से, वो भी उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। और एक और अहम मामला, कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ और इस ऑपरेशन के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, मुख्तलिफ लोग बेरोज़गार हैं, अपनी दुकानें खो चुके हैं, कारोबार के मामला इस वक्त नापैद हैं। लेकिन एक और अहम मसला है कराची के शहरियों में आमदोरफ्त के हवाले से जब उन्हें मुश्किल होती है, वो मलबा वहीं पर पड़ा है जिसे उठाया जाना अभी तक जो है वो मुकम्मल नहीं किया गया है। कफील अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। कफील, आप कहाँ पर मौजूद हैं और मलबा अभी तक उठाया क्यों नहीं गया? देखिए, कराची भर में जो है वो इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई का अमल जारी है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरशाह सुलेमान रोड पर, जहाँ पर जो है वो ये फर्नीचर मार्केट थी इससे कबल और यहाँ पर जो है वो इंक्रोच थी, इसको जो है वो तोड़ दिया गया था। ताहल मलबा जो है वो मौजूद है और इस हवाले से जो बल्दियाती इंतज़ामिया है उसका कहना यह है कि जो मलबा है उसको जो है वो उठाया जाएगा, लेकिन यहाँ से अब तक जो है वो मलबा नहीं उठाया गया है। अगर हम बात करते हैं शहर के दीगर इलाकों की तो उसमें गार्डन है और इसके अलावा जो दीगर इलाके हैं, लाइट हाउस है, उसमें ताहाल मलबा मौजूद है। लेकिन जो बल्दियाती इंतज़ामिया है उनका कहना है कि वसाइल इतने नहीं है कि फ़ौरी तौर पर मलबा उठाया जाए। इस वक्त भी जो है अगर हम बात करें ऑपरेशन के हवाले से तो नागा चौरंगी पर ऑपरेशन जारी है और इंतज़ामिया जो है उसका यही कहना है कि जो तमाम चबूतरे हैं, गैर कानूनी दुकानें हैं, उनको जो है वो तोड़ा जा रहा है। ताहम जो शहरी हैं उनका कहना है कि जहाँ मलबा गिराया जाए या इंक्रोचमेंट को तोड़ा जाए वहाँ से मलबा जो है वो। बहुत शुक्रिया कफील अहमद, हमें तफसीलात से आगाह कर दे। एक अच्छा काम ये कर रही है शहरी हुकूमत के ऑपरेशन कर रही है तजावुज़ात के खिलाफ। दूसरा गलत काम ये हो रहा है कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन होने के बाद मलबा वहीं पर पड़ा है और उसे उठाना जो है वो अब मुश्किल हो रहा है शहरी हुकूमत के लिए भी। आगे बढ़ेंगे और एक और मुश्किल है और वो पाकिस्तान हॉकी की टीम के लिए है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इस वक्त टूट फूट के शिकार है। पाकिस्तानी टीम मुसलसल शिकस्त से दो चार है। सूरत हाल पर बात करेंगे। एजाज वसीम बाकरी इस वक्त साबिक ओलंपियन नवीद आलम के साथ मौजूद हैं। एजाज, क्या कहते हैं नवीद आलम पाकिस्तान की हॉकी के लिए जो ज़बू हाली के शिकार है? पाकिस्तान हॉकी इन दिनों ज़बू हाली का शिकार है क्योंकि वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान परफॉर्म अच्छा नहीं कर सका। इससे पहले ओलंपिक के लिए भी पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सका। तो कौमी हॉकी टीम के जो बुरे दिन चल रहे हैं इसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के भी बुरे दिन चल रहे हैं। सेक्रेटरी PHF शहबाज सीनियर छोड़कर चले गए हैं और मौजूदा अभी नई पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की इंतज़ामिया नहीं आई है। पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक खिलाड़ी वर्ल्ड कप 1994 के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और PHF की जितनी भी बॉडीज़ आई हैं तकरीबन उन सभी को अपोज किया नवीद आलम ने कि करप्शन ख़त्म की जाए और पैसा नीचे खर्च किया जाए, क्योंकि पैसा ऊपर खर्च होता
जाता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं होता। नवीद आलम मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नवीद भाई, आपने तकरीबन सभी पिछले 10 साल में हॉकी फेडरेशन को अपोज किया, आप इवन वाबस्ता भी रहे, PHF से आप छोड़ के चले गए, अब शहबाज चले गए हैं, आपको लगता है कि कुछ बेहतरी आ सकती है अगले 6 माह में या 1 साल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी सबसे पहले तो ये जो डिज़ास्टर हुआ ये पाकिस्तान हॉकी के लिए एक बहुत बड़ा मतलब कि कह लें कि इससे बड़ा बुराई नहीं हो सकती थी कि आपका प्लेयर दुखी है, आपके हॉकी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और हर बंदा पाकिस्तान हॉकी का दर्द रख रहा है आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये टाइम है इन एमरजेंसी केसेस ना हो। शहबाज ने रिज़ाइन कर चुके हुए हैं, कांग्रेस मीटिंग हमारी पेंडिंग चल रही है। तो पाकिस्तान हॉकी को एक लाइन ऑफ एक्शन देनी है। जैसे कि आपको पता ही है कि शहबाज अभी सेक्रेटरी रिज़ाइन के बाद जो सूरत हाल है तो उसमें हमारी कोशिश है कि कांग्रेस की मीटिंग को कॉल कर लिया जाए और इसी तरह IPC मिनिस्टर और बाकियों को ले लिया जाए। सजाद खोखर को क्या वो डिज़र्व करते हैं जो उन्होंने 2 साल या 3 साल की परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू करें? देखिए, ये फैसला पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पैटर्न चीफ इमरान नाकिद, आपको क्या लगता है उनकी परफॉर्मेंस देखकर, उनका मौजूदा किरदार देखकर? देखिए, आपको सबसे पहले हाउस में आना है, हाउस से जो यही तो निकालना है, अकाउंटेबिलिटी तो निकलनी है। हम तो PM पाकिस्तान इमरान खान के विजन के साथ हैं कि हाउस इन ऑर्डर करके उस हाउस में जो अकाउंटेबल हैं, जिनकी वजह से टीम डिजास्टर में चले गई, आपका प्लेयर दुखी हो गया, आपके ऊपर मुख्तलिफ करप्शन के इल्ज़ाम आ गए, ये सारी चीज़ें, और इसको टोटली फॉलो किया जाएगा इमरान खान के विजन के ऊपर अकाउंटेबिलिटी के साथ, नो मोर कल्प्रेट के साथ, किसी के साथ ऐसी बात। आप नबी साहब पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच भी रहे, बांग्लादेश के भी कोच रहे, आप शेखुपुरा में क्लब भी चलाते हैं, बच्चे डिसहार्ट कितने हैं? क्योंकि हम वर्ल्ड कप के लिए भी बुरा परफॉर्म किए, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकें, तो हॉकी जो एक शौक था। ठीक है, इजाज़ वसीम बात से आगाह कर दे। नवीद आलम साबिक ओलंपियन से गुफ्तगू हो रही थी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो सूरत हाल है। मुदस्सिर इकबाल को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों, तबसरों और तर्जीहों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।